तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 19वां अध्याय, जिसका भाग हम देखने जा रहे हैं 4। आप देखोगे आज कि जो वृक्क नलिकाएं हैं उनके क्या क्या जो भाग हैं उसके क्या क्या कार्य, यानी कि जो रीनल ट्यूब थी हमारी, हमने क्या कहा था, नेफ्रॉन 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, याद है ये चीज़, है ना। नेफ्रॉन 2 भागों से बना, एक तो ग्लोमेरुलस गुच्छ से और दूसरा वृक्क नलिका से। फिर हमने बोला वृक्क नलिका के भी 4 भाग हैं, एक हमारा बोमन्स है ना, बोमांस कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर हमारा हैनले लूप और फिर डीसीटी, याद आ गई। उसी भागों के कार्य आज हमें देखने हैं कि अवशोषण जो हो रहा है, मतलब पुनः अवशोषण हो रहा है वो कैसे होगा, या हम बोले कि भाई पुनः अवशोषण तो कर रहे हैं, स्त्रवण भी कर रहे हैं, सिक्रीशन है, वो कैसे होगा। गेट इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एस्पेक्ट, तो बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है समीपस्थ संवलित नलिका, यानी कि हम बोल रहे हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटर ट्यूब, ठीक है, आ गई बात समझ में। जो बिल्कुल बोमांस के पास में हो, बोमान कैप्सूल के जस्ट पास में हो, वो क्या कहलाती है, पीसीटी कहलाती है। क्लियर दैट। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी हुई होती है, जो पुनरावशोषण के लिए अपने क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्य से, ठीक है, वैद्युत अपघट्य मैं बताती हूँ क्या होता है, और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग के द्वारा होता है। ये तो रहा हमारी एनसीईआरटी का थोड़ा थोड़ा बातें। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि असल में होता क्या है। चलो सबसे पहले मेरी बात जो समझने की है वो समझो ये, ठीक है। 300 मोल ऑस्मोल पर लीटर, ये क्या है, ये है जो आपकी बॉडी है। हम बात कर रहे हैं हमारी जो बॉडी है ना, मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो द्रव भरा होता है, वो कैसे बह रहा है, यानी कि बॉडी, यानी कि हमारी जो किडनी है, या नॉर्मल ऑर्गन की भी बात कर सकते हो, ऐसा नहीं कि स्पेशली किडनी की बात करें, नॉर्मल जो हमारे ऑर्गन होता है उसमें तुम देखोगे जैसे ये ऑर्गन है कोई, है ना, ऑर्गन है, तो यहाँ पर जो परासरण दाब है, परासरण, ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी भी फ्लूइड का, वो कितना होगा, वो होगा 300 एम ऑस्मो पर लीटर, ठीक है, ऑस्मोल पर लीटर होगा। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे वाटर भी आएगा, हमारे आयंस भी आएंगे, हाँ या ना, ये होता है, हमने बात करी थी। अब देखो कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। लुक, आपने याद हो तो, आपको याद हो किडनी का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने मेड्यूला बनाया था, ठीक है, अभी मैं इस तरीके से बना रही हूँ, वैसे ऐसे नहीं होते, मेड्यूला बनाया था। ये हमारा क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारा मेड्यूला है, मध्यांश है, याद आ गई बात। ये हमारा वल्कुट है, यानी कि कॉर्टेक्स, ठीक है। अब इस वल्कुट और कॉर्टेक्स के बीच में हमने बोला था बहुत सारे वृक्काणु हैं, यानी नेफ्रॉन्स है, बहुत सारे बोले तो 10 लाख हमारे पर किडनी नेफ्रॉन्स मिलते हैं, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना लें अपन, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो बोमान स्ट्रक्चर है ना, बोमान कैप्सूल, और जो पीसीटी है, बोमान कैप्सूल और जो पीसीटी है वो तो रहेगा कॉर्टेक्स में, वो तो रहेगा कॉर्टेक्स में, और जो हमारी हैनले लूप है ना, ये जो हमारी हैनले लूप है वो रहती है मेडुलरी में या मेड्यूला के अंदर, और डीसीटी भी हमारी रहती है बाहर। ये बात हम कर चुके हैं, ये बात हम कर चुके हैं कि भाई हैनले लूप जो है वो मध्यांश के अंदर रहता है। 2 तरह का होता था, वल्कुटीय मध्यांश और एक हमारा मेडुलरी जो है वल्कुटीय
नेफ्रॉन और मध्यांश नेफ्रॉन, ये वाली बात हुई थी, ये वाली बात हुई थी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा हेनले लूप है वो मेडुला में धंसा हुआ है, ये बात है। अब क्या होगा सुनो, यहाँ पर जो द्रव बहेगा, यहाँ पर जो द्रव बहेगा, द्रव कौन सा है, पेरीट्यूबुलर से, पेरीट्यूबुलर से बहेगा ना, पेरीट्यूबुलर से क्या बहेगा, रक्त बहेगा। कैसे आएगा, हमने बोला था ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट से हमारी क्या आएगी, धमनी आएगी, आर्टरी आएगी, ये आएगी, ये इधर से यूं जाएगी, यहाँ पे ग्लोमेरुलस से जाएगी, ये होगी अभिवाही धमनी का, ये होएगा अपवाही धमनी का, और फिर ये आगे जाके बहुत सारी कैपिलरीज में बढ़ जाएगी, और फिर ये पेरीट्यूबुलर वाला पार्ट बनाएगी, और फिर वापस से यहाँ चली जाएगी। ये हमने बात कर ली थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं जो पढ़ लिया है उसी को एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अब जाकर के अपन को बहुत सारी चीज़ें समझनी है, ये चीज़ें हमारे माइंड में रहेगी तो हमें चीज़ें समझ में आएगी। सुन लो मेरी वापस से बात, मैंने किडनी का स्ट्रक्चर बताया है। किडनी में हमने दो भाग देखे, मध्यांश और हमारा वलकुट। फिर हमने बोला बहुत सारी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है जिसको हमने बोला नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु। 10 लाख वृक्काणु एक किडनी में पाए जाते हैं। किडनी, अब जो नेफ्रॉन है बेटा, जो वृक्काणु है, वो कैसे प्रेजेंट है, कैसे स्थित है, उस आधार पर उनको दो भागों में बांटा था। एक बोल रहे थे अपन यदि वलकुट में, ये जो हेनल लूप है ये वलकुट में है और थोड़ी सी मेडुला में है, तो उसको वलकुटीय वक्राणु या फिर हम बोलेंगे नेफ्रॉन। यदि वो ज़्यादा डीप है, हेनली लूप ज़्यादा लंबी है और वो मेडुला के अंदर है, तो हम उसको बोलेंगे मेडुलरी नेफ्रॉन। ये वाली बात हो गई थी। फिर हमने बोला था कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो रक्त है, रक्त क्या लेकर आ रहा है, यूरिया ला रहा है, आयंस ला रहा है, ग्लूकोज ला रहा है, ये वाली बात हो गई थी, जल ला रहा है। तो जब ये अभिवाही धमनिका से ग्लोमेरुलस से होता हुआ अपवाही धमनिका से पेरीट्यूबल या परिनलिका केशिका जाल से वापस से जाता है, तो यहाँ पर तीन कार्य होते हैं। मूत्रण में हमने देखा था, पहले क्या हो रहा है, पहले तो निस्पंदन हो रहा है यानी कि फिल्ट्रेशन हो रहा है। दूसरी बात हमने पुनः अवशोषण देखा। तीसरी बात हमने स्त्रवण देखा। तो जो निस्पंदन है, फिल्ट्रेट रेट है, वो पार्ट 3 में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से उसका नियमन हो रहा है, वो भी हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि पुनः अवशोषण में क्या क्या चीज़ें होती हैं डीपली। सिर्फ हमने पढ़ा था कि पुनः अवशोषण में जो भी आयंस गया है, ग्लूकोज गया है, वाटर गया है, वो जो ट्यूब्यूलर है ना, जो नलिका है, वृक्क नलिका है, वो वापस से अपना लेना चाहती है। ये वाली बात बोली थी। तो वही चीज़ अपन ने देखनी है कि कैसे, ठीक है। ये अपना आज मेन मुद्दा है कि कैसे। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया कि जो परासरण दाब रहेगा उस लिक्विड का, वो रहेगा 300 मोलर ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। जो 300 मोलर ऑस्मो जो पर लीटर है वो हमारा परासरण दाब रहेगा। लेकिन क्यों आया, लेकिन ये बोल रहा है कि जो वलकुट है, ये जो कॉर्टेक्स है, इसके अंदर हमेशा 300 एम ऑस्मो पर लीटर ही रहेगा। लेकिन ये जो मेड्यूला है बच्चों, ये जो मेड्यूला है, इसके अंदर ये 300 से लेकर के 1200 तक और 1200 से लेकर के वापस से 150 से 200 तक चला जाता है। ऐसा क्यों, ठीक है। जो इसका परासरण दाब है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो हमारा अंतराकाश में जो द्रव बह रहा है, उसमें ये बदलाव क्यों आ रहा है, वो हमें आज पढ़ना है। ऐसा क्या रीज़न हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे देखना है, आ जाओ अपन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कहानी याद रहेगी, क्योंकि मेन मुद्दा अब स्टार्ट होगा। मेन मुद्दा तो अब स्टार्ट होगा, स्क्रीनशॉट ले लो तुम। डन। अब देखो, अब आ जाओ अपने हकीकत कार्य पे कि हमें करना क्या है, ठीक है। ये हमारा बोमान्स कैप्सूल है, ठीक है। ये हम सिर्फ पीसीटी देखेंगे अभी, ठीक है। ये हम देखेंगे पीसीटी, और पीसीटी इस तरीके से बनी हुई है। अब सुनो,
ये बोमान कैप्सूल है हमारा, ठीक है। ये हमारी अभिवाही धमनिका, ये ग्लोमेरुलस, ये अपवाही धमनिका, ये कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज से हमारी पेरिट्यूबुलर, ठीक है, पेरिट्यूबुलर, और ये बाद में आगे जाएगा, ठीक है। फिर ये जाएगा हैनले लूप, ठीक है, हैनले लूप जाएगा, और फिर ये डीसीटी चला जाएगा। तो ये भी ऐसे ही जाएगी, ये ऐसे आएगी, इधर से आएगी, ये इससे ऐसे कन्वर्ट होते हुए वासा रेक्टा, फिर वापस से ये इससे मैच हो जाएगी, सॉरी सर्कुलेशन में, ठीक है। ये चीज़ हम देख चुके हैं, अपन को इस पे गौर नहीं करना, अभी गौर करना है हमें सिर्फ पीसीटी के काम में। पीसीटी यानी कि समीपस्थ संवालित नलिका जो है उसका कार्य आज हमें देखना है, ठीक है। इस पार्ट में हमें समीपस्थ संवालित नलिका का पीसीटी का कार्य देखना है कि आखिरकार पीसीटी किस तरीके से पुनः अवशोषण कर रही है, किस तरीके से पुनः अवशोषण कर रही है, ये चीज हमें नोट करनी है। अब सुनो, ठीक है, तुम्हें पता है ये ग्लोमेरुलस से क्योंकि निस्पंदन हुआ है, ठीक है, फिल्ट्रेशन हुआ है, फिल्ट्रेशन में यहाँ पर H2O आ गया, यहाँ पर पोटेशियम आया, यहाँ पर प्रोटॉन भी आया है, यहाँ पर क्लोरीन भी आया है, और यहाँ पे यूरिया भी आया है, यहाँ पे ग्लूकोज भी आया है। बहुत सारी चीज़ें इस कैनाल के अंदर या फिर इस ल्यूमेन के अंदर भर गई है। हमने ये वाली बात बोली थी कि जो अपना ये है, ठीक है, ये जो चीज़ है क्या, ग्लोमेरुलस से निस्पंदन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ और फिल्ट्रेट यहाँ पर आके भर गया, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारा जल, बहुत सारे आयंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस निस्पंदन से पुनः अवशोषण करना है। क्या करना है? पुनः अवशोषण करना है, ठीक है, पुनः अवशोषण करना है, रीएब्जॉर्प्शन करना है। क्या करना है? रीएब्जॉर्प्शन करना है। क्लियर दैट? अब देखो बच्चों, ये है हमारी, पहले नेमिंग कर देती हूँ मैं, नेमिंग से तुम्हें और सही रहेगा। ये तो हृदय है, ये हमारी शिरा है, ये है हमारी पीसीटी पूरी, है ना। पीसीटी बच्चों देखो, बोमन्स कैप्सूल तो बना हुआ है शल की उपकला से, ठीक है, बोमन कैप्सूल किससे बना हुआ है? शल की उपकला से। और जो पीसीटी ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, पीसीटी जो है वो बना हुआ है घनाकार बॉर्डर ब्रश उपकला से, ठीक है। ये क्या है? ये पीसीटी है, पीसीटी के अंदर उपकला पाई जा रही है, और ये उपकला कैसी है? ये है बॉर्डर ब्रश उपकला है। क्लियर दैट? ये पीसीटी का डायग्राम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पीसीटी है। ये पीसीटी में हम बता रहे हैं किस तरीके से पुनः अवशोषण हो रहा है। क्लियर दैट? पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा पीसीटी कैसे बनी हुई है, किस उपकला से। तो आप बोलोगे घनाकार कुबोइडियल बॉर्डर ब्रश एपिथेलियम से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, या कुबोइडियल एपिथेलियम से बनी हुई है, जो बॉर्डर ब्रश तरीके से होते हैं। अब सुनो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्लियर? हमने क्या बोला? फिल्ट्रेशन हुआ, अब हमें रीअब्जॉर्प्शन कराना है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कराना है, पुनः अवशोषण कराना है। पीसीटी मेन रोल अदा करती है इस चीज के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर आएंगे, देखो बच्चों, ये जो बीच में तुम्हें दिख रहा है, पहले ये नाम लिख दूं मैं, फिर भूल गई, देखो परिनलिका केशिका जाल है, ये हमारी अपवाही है, पूरा नाम नहीं लिख रही, ये हमारी अभिवाही है, ठीक है, अपवाही है ये वाली अपनी अपवाही है, और ये अभिवाही है। यहां से ब्लड जाएगा, ये क्या है? यहां पे क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है ना, रक्त जाएगा ना ऑक्सीजन लेता हुआ। अब हमें क्या करना है, सुनो, अब हमें यहां से इस पीसीटी से
जो भी आयन है, जो भी बहुत सारा वाटर है, 180 लीटर वाटर, क्या तुम बहा दोगे शूशु में या फिर मूत्र में? बहा दोगे क्या? पूरे मूत्र में तुम्हारा जो भी बॉडी में जो वाटर बना है सारा बहा दोगे, ग्लूकोज भी बहा दोगे। हाँ, ऐसा करना चाहते हो, जितने भी आयन से तुम बहाना चाहते हो, ऐसा नहीं करना चाहते हो। तो जो ये हमारी परिनलिका केशिका जाल है, ये क्या कहती है कि मैं तो पुनः अवशोषण करूंगी। पुनः अवशोषण कराने में कौन मदद करता है? ये करता है समीपस्थ संवालित नलिका करती है, पीसीटी करती है। अभी पीसीटी काम कैसे करती है तुम्हें ये देखना है। इससे पहले देखो, सुनो, इससे पहले एक और बात सुनो। यहां पर ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अंतरकाश द्रव, यानी कि इंसर्शियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? इंसर्शियल फ्लूइड या फिर अंतरकाश। जो अवकाशिका में फ्लूइड बहता है उसको बोलते हैं इंसर्शियल फ्लूइड। ये बात तो पता है। अब सुनो, क्या होगा बच्चों, यहां पर ये जो तुम देख रहे हो पीसीटी जिसमें बॉर्डर बना हुआ है ना, बॉर्डर यानी कि जो बॉर्डर ब्रश उपकला बनी हुई है, यहां पर अपने बन जाते हैं, किस कलर से लूं मैं? येलो कलर से ले लूं। यहां पर अपने बनते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। और तुम्हें याद हो कि तुमने जब आयनों का आवागमन पढ़ा होगा तो एक्टिव पैसिव यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय आवागमन पढ़ा होगा, जिसमें तुमने बहुत सारे पंप पढ़े होंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप किसका भाग है? सक्रिय गमन का भाग है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। ये बात याद है। ये इसलिए क्योंकि नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोडियम जो है वो किस तरीके से गया, एक्टिवली गया कि पैसिवली गया, सक्रिय तरीके से गया कि निष्क्रिय तरीके से एब्जॉर्ब हुआ है। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रही हूँ। तो सोडियम पोटेशियम पंप किसका भाग है? सक्रिय गमन का। क्लियर दैट? ठीक है। अब सुनो, यहां से सोडियम आया, जल भी आ रहा है, ऐसा नहीं है, आयंस भी आ रहे हैं, ठीक है। सोडियम आया, सोडियम ने देखा, अरे वाह मेरा तो सोडियम पंप यही है, वाह। और वैसे भी यहां जाकर के तो यूरिन बनेगा ना, अब मैं यूरिन में नहीं जाना चाहता। और रक्त कहता है, यानी कि जो परिनलिका केशिका है, मेरा आयन मुझे दे दे, मेरा सोडियम मुझे दे दे, ऐसे बोलती है। और सोडियम भी बोलता है कि जब मेरे पास पंप है तो मैं यहाँ यूरिया में बाहर कैसे जाऊँगा, यूरिन बनके मैं बाहर क्यों जाऊँ, मूत्र बनके मैं बाहर क्यों जाऊँ। तो ये क्या करता है, जैसे ही ये सोडियम पोटेशियम पंप देखता है तो सोडियम यहाँ चला जाता है अंतरकाश द्रव में, इंसर्शियल फ्लूइड में, और इस फ्लूइड से कहाँ चला जाता है? रक्त के अंदर। यानी कि पीसीटी के द्वारा रीएब्जॉर्प्शन हुआ किसका? सोडियम का। किसका हुआ? सोडियम का। कैसे हुआ? सक्रिय पाथवे से हुआ। आई बात समझ में? सोडियम का हमारे रक्त, मतलब जो हमारी पीसीटी है, उसने रीऑब्जर्वेशन किया, रीएब्जॉर्प्शन किया, यानी कि पुनः अवशोषण किया। किसके द्वारा? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। आई बात समझ में? क्लियर दैट? क्लियर दैट? सोडियम जैसे ही गया, पानी भी भागा, जल्दी करो जल्दी करो, पानी भागा, और जितना भी H2 आया था इधर, ये H2 इधर आया था, तो H2 बोलता है, नहीं नहीं मैं भी आ रहा हूं, रुक जाओ H2 मैं भी आ रहा हूं। तो H2 भी चला जाता है यहाँ पे, और H2 कहाँ चला जाता है? इस पेरिट्यूबुलर में, यानी कि परिनलिका केशिका जल में, यानी कि जल का भी पुनः अवशोषण हो गया। भाई यहाँ पर आ गए थे ना, अब यहाँ से वापस से रक्त नलिका में जा रहे हैं, यहाँ से वापस से परिनलिका में जा रहे हैं जहाँ रक्त बह रहा है, तो वापस से अपना पेरिट्यूबुलर ले रहा है ना, किसके द्वारा ले रहा है? पीसीटी। पीसीटी इनको पुनः अवशोषण करा रही है। सोडियम का करवा दिया, जल का करवा दिया। जल यहाँ से कितना गया? जल का जो पुनः अवशोषण हुआ है, सुन लो इधर, जल का जो पुनः अवशोषण हुआ है कितना हुआ है?
लगभग 70 से 80% तक, लगभग 70 से 80% जल पुनः अवशोषण हो गया है, पुनः अवशोषित हो गया है। किसके द्वारा? समीपस्थ संवालित नलिका के द्वारा। यहां तक क्लियर है कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो, हमने बोला सोडियम गया, फिर जल भी चला गया, जल भी पुनः अवशोषित हो गया 70 से 80% तक। फिर क्या हो रहे हैं? अब तुम्हें पता है जहां जल होगा वहां आयन होंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आयन और जल बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जहां जल होगा वहां आयन होंगे। ठीक है, तो अब भैया जल चला गया, 70 से 80% जल का अवशोषण हो गया है, पुनः अवशोषण हो गया है। किसके द्वारा? पीसीटी के द्वारा हो गया है, और वो कहाँ चला गया है? परिनलिका में चला गया है। आयंस बोलते हैं अरे जल हमें भी ले चलो प्लीज, हम भी आपके बिना नहीं रह सकते। तो अब आयंस आ रहे हैं, आयंस भी आने लगे। कलर चेंज कर लूं? किससे करूं? इससे कर देती हूँ। आयंस आए, आयंस आए, यहाँ पर आ गए। आयन में क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। ठीक है, क्लोरीन के बाद हमारे क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। ठीक है, ग्लूकोज चला गया। फिर हम बोलेंगे और हमारा क्लोरीन हो गया, पोटेशियम तो नहीं, अभी पोटेशियम नहीं, और भी जितने भी आयंस थे, है ना, जितने भी आयंस हैं वो सब यहाँ पर चले गए, और फिर यहाँ पर आ गए क्लोरीन। ग्लूकोज भी चला गया था। अब ये ग्लूकोज कब गया? क्वेश्चन, ये जो ग्लूकोज है बेटा वो अभी नहीं गया, वो पहले ही चला गया था। कैसे? क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सुन लो। एक बार मैं एक और स्लाइड ले रही हूं साथ के साथ। मैं बोल रही हूं पुनः अवशोषण। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रही हूं तुम्हें? पुनः अवशोषण पढ़ा रही हूं। किसके द्वारा हो रहा है? पीसीटी के द्वारा हो रहा है। किस में हो रहा है? परिनलिका में जा रहा है पुनः अवशोषण होकर के, है ना, परिनलिका केशिका जाल में जा रहा है। पीसीटी में जो आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? जल है, आयन है, ठीक है, और हमारे पास ग्लूकोज है, और हमारे पास सोडियम है, और हमारे पास बस, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आयंस में क्लोरीन, सोडियम, वोडियम, जो भी ये तुम्हें लिखना है लिख लिया। अब क्या हुआ? सबसे पहले हमने बोला सोडियम गया, सबसे पहले हमने बोला सोडियम गया। सोडियम कैसे गया? सक्रिय तरीके से गया। किसके द्वारा? सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा गया। ये याद रखने वाली बात है, नीट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इतना माथा बच्ची कर रही हूं मैं भी आपके साथ। ठीक है, सोडियम कैसे गया? सोडियम पोटेशियम सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा गया। ये कहाँ चला गया? ये चला गया अपना परिनलिका में। क्लियर दैट? फर्स्ट थिंग। अब बच्चों आई ग्लूकोज की बारी। ग्लूकोज, अब देखो यहां पर ये सोडियम गया, ऐसे सोडियम गया, ग्लूकोज इसी के साथ बंध गया। जैसे मैं जा रही हूँ और बोलते हैं अरे तू जा रहा है, मैं भी, मेरे को भी ले चलना। जैसे मैं गाड़ी पे जा रही हूँ, ड्र ड्र ड्र, मेरी फ्रेंड बोलती है अरे यार तू वहाँ जा रही है निशा, मुझे भी ले चल, तो मैं कहती चल बैठ जा, एक ही जगह तो जा रहे हैं, तो मैं उस फ्रेंड को भी ले गई। तो मैं क्या हूँ? सोडियम। मैं क्या हूँ? सोडियम। और जो मेरी गाड़ी है वो कौन सी है? सोडियम पोटेशियम पंप है। क्लियर दैट? तो मैं सोडियम में जा रही हूँ, ड्र ड्र ड्र, तो एकदम से ग्लूकोज बोलता है अरे मेरे को भी लेता जा प्लीज, मेरे को भी लेता जा। तो ग्लूकोज बैठ गया, ग्लूकोज मेरे साथ जा रहा है, ड्र। तो ग्लूकोज भी इस सोडियम के साथ ही सक्रिय तरीके से चला गया। तो हम बोलेंगे ये ग्लूकोज है हमारा, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज भी गया 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 गया, और ग्लूकोज भी यहाँ पर पहुंच गया। किसके साथ पहुंचा? सोडियम के साथ में। जब किसी पंप के द्वारा, सुन लो, जब किसी पंप के द्वारा दो मॉलिक्यूल एक साथ चले जाएं, जब किसी पंप के द्वारा दोनों मॉलिक्यूल एक साथ चले जाएं, एक ही दिशा में, दोनों एक ही, मतलब दोनों चले जाएं और एक ही दिशा में चले जाएं, तो ऐसा जो पंप कहलाता है या ऐसा जो ट्रांसपोर्ट कहलाता है वो कहलाता है सिन ट्रांसपोर्ट। आई बात क्लियर? आई बात क्लियर हो गई? ग्लूकोज भी चला गया, सोडियम भी चला गया। अब
जल आया H2O, 70 से 80% जल सोडियम के पीछे भागा, धड़ धड़ धड़, अरे मैं भी आ रहा हूं, तो ये भी जल्दी से चला गया किसमें, परिनलिका में। 70 से 80% पुनः अवशोषण हुआ है किसका, जल का, किसमें, पीसीटी में। क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार बोल रही हूँ। अब हमारे बचे आयन, क्लोरीन बच गया। अब जैसे ही जल गया क्लोरीन, आयन बोलते हैं अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। तो ठीक है, जैसे ही जल गया क्लोरीन भी पीछे पीछे आ गया और क्लोरीन भी चला गया। लेकिन क्लोरीन जल के साथ नहीं गया, आयन जल के साथ नहीं गए, तो हम कभी भी इसको सिंपोर्ट नहीं बोलेंगे, इसको कभी भी हम सिंपोर्ट नहीं बोलेंगे। ये पहले H2 गया, पहले जल गया है, उसके बाद आयन आया है। आ गई बात समझ में? अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया है यहाँ पर। क्लियर दैट? जो जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने तुम्हें यहाँ पर समझा दिए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन? आ गई बात समझ में? यहाँ पर क्लियर हो गई चीजें? अब देखो क्या हो रहा है। अब हमने बोला कि यहां से परिनलिका केशिका जाल में यहां पर चला गया, ये मामला यहां पर चला गया। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है कि भाई आ गया। अब क्या हुआ बच्चों, सुनो, किस कलर से बनाऊं, कोई अच्छा सा कलर ले लेती हूँ। कल अपन ने और भी कलर चेंज किए थे ना, ग्रीन में, ठीक है। अब देखो बच्चों, तुम्हें पता है सोडियम पोटेशियम पंप है, तुम्हें पता है सोडियम पोटेशियम पंप है, तो पोटेशियम तो अंदर आएगा, है ना। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी है, ठीक है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, और सॉरी सोडियम पोटेशियम पंप है, तो पोटेशियम जो है बाहर से अंदर आ जाएगा। पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये बाहर से अंदर आ जाएगा। अब क्या हुआ, इस परिनलिका में, इस परिनलिका में पोटेशियम नहीं चाहिए, इस परिनलिका में पोटेशियम नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पोटेशियम अब आ गया यहाँ पे, पोटेशियम अब यहाँ पर आ गया, क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, तो भैया पोटेशियम है। हमारा जो प्रोटॉन है वो भी ये लेना नहीं चाहता परिनलिका केशिका जाल, क्यों, वो बोलता है कि मेरे लिए अवशिष्ट पदार्थ है। जो रक्त है वो कहता है प्रोटॉन जो है, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो ये भी पीसीटी में पड़ा रहता है। अब पीसीटी में पड़ा रहता है तो बच्चों क्या होता है, और साथ के साथ जो यूरिया हम जो कह रहे हैं, मतलब जो अमोनिया फॉर्म में है, नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ है अमोनिया, वो भी यहीं पड़ा रहता है। ये लो NH3। तो अपने पास अभी परिनलिका में क्या क्या बचा है, पोटेशियम, NH3 अमोनिया और हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन, ये तीनों बचे। तो ये क्या करेगा, अब ये करेगा स्त्रवण, यहां से क्या होगा, स्त्रवण होगा। ये करेंगे, सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट करेंगे, क्या क्या करेंगे, देखो तुम्हें पता होना चाहिए पुनः अवशोषण किस किस का हो रहा है और सिक्रीशन स्त्रवण किस किस का हो रहा है। अपन इसका इंडेक्स बना लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। यहां पर लिख देती हूं पुनः अवशोषण, और यहां पे लिख देती हूं स्त्रवण। और ये किस में हो रहा है, पीसीटी में हो रहा है बेटा, ठीक है, पीसीटी में हो रहा है, बॉर्डर ब्रश उपकला के अंदर हो रहा है। पुनः अवशोषण किस किस का हुआ है, सोडियम का हुआ है, जल का हुआ है, जल का 70 से 80%, ये याद रखिएगा। सोडियम का सक्रिय तरीके से हुआ है, याद रखिएगा। ग्लूकोज का हुआ है, ग्लूकोज का सिम्पोर्ट के साथ हुआ है, ठीक है, सिम्पोर्ट ट्रांसफर किसके साथ, Na के साथ में, सोडियम के साथ में। हमने बोला आयंस भी आए हैं, क्लोरीन भी आया है, ठीक है। और इसी के साथ में अवशोषण में हमारे पास पोटेशियम भी आया। ये एक्स्ट्रा हमारे पास एक प्रॉब्लम है भाई, रक्त ने बोला मेरे को पोटेशियम नहीं चाहिए, पीसीटी तू रख, तो ये रखती है, तो ये कहती है मुझे भी नहीं चाहिए, तो ये क्या करती है, इसको स्त्रवण कर देती है। क्या कर देती है, स्त्रवण। तो हम यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम को स्त्रवण के अंदर।
यहाँ पर एक बार तो मानेंगे ना, लेकिन ये पुनः अवशोषण में नहीं आएगा बेटा। पोटेशियम आ जाता है क्योंकि हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है, तो पोटेशियम भी तो बोलेगा कि जब जगह है तो मैं भी जाऊंगा, तो ये आ जाता है, लेकिन हम इसको पुनः अवशोषण में नहीं लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, याद रखिएगा। फिर ये जाएगा स्त्रवण के अंदर। एक्चुअल में पोटेशियम का स्त्रवण होता है पीसीटी के द्वारा, पुनः अवशोषण कभी भी नहीं होता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। फिर बोलता है जो हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है, वो भी रक्त को नहीं चाहिए होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ की तरह होते हैं, बोला ये भी तू रख। फिर ये बोलता है NH3 अमोनिया, बोलता है ये भी तू रख। तो यानी कि पीसीटी का जो कार्य है वो क्या हुआ, पुनः अवशोषण करती है सोडियम का, ग्लूकोज का, जल का, क्लोरीन का, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे स्त्रवण किसका कर रही है, पोटेशियम का, हाइड्रोजन आयंस का और अमोनिया का। आई होप कि ये सब क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो अपने पास कोई और आयन तो नहीं बच गया, देख लेते हैं एक बार अपन ने क्या क्या भेज दिया। यहां पर अपन ने कैल्शियम भी तो है अपना, कैल्शियम भी तो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम भी तो आता है, आयंस में कैल्शियम भी तो है। अभी कैल्शियम नहीं होगा तो संकुचन कैसे होगा, किडनी में भी तो संकुचन होना चाहिए ना, ब्लड में भी तो जाएगा तभी तो अपना संकुचन होगा, तो कैल्शियम भी आएगा। कैल्शियम भी यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं लिख लो कैल्शियम भी आ गया, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कैल्शियम भी लिख देते हैं। क्लियर दैट कि कैल्शियम भी आया है। पोटेशियम का आपको मैंने बता दिया क्या रीजन रहा है। तो इस तरीके से पुनः अवशोषण और स्त्रवण हमें पता लग गया। अब सुनो मेरी बात, हमने क्या बोला था यहाँ पर स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि यहाँ पर जब तुम देखोगे कॉर्टेक्स में, वलकुट में कौन है, बोमन संपुट, पीसीटी और डीसीटी, है ना। और वहां का जो परासरण दाब है वो कितना रहेगा, 300 मोलर ऑस्मोलीटर, 300 मोलर ऑस्मोलीटर, 300 मोलर ऑस्मो पर लीटर रहेगा, यानी कि पर लीटर 300 मोलर रहेगा इसका परासरण दाब। कहाँ रहेगा, कॉर्टेक्स में। लेकिन मेड्यूला की जब हम बात करेंगे तो मेड्यूला में ये चेंज होता रहेगा, क्यों होएगा वो अभी अपन बात करेंगे। आई बात समझ में। हमने बोला कि जो कॉर्टेक्स है, वलकुट है, उसमें परासरण दाब कितना रहेगा, 300 मोलर ऑस्मो पर लीटर रहेगा। मेड्यूला में ये चेंज होता रहेगा। चेंज कैसे होगा, ये 300 से 1200 और 1200 से 100, 150, 200 तक जाएगा। आई बात समझ में, कैसे जाएगा उस पर अपन चर्चा करेंगे। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, पीसीटी। पीसीटी कहाँ है, कॉर्टेक्स में है। पीसीटी कहाँ है, कॉर्टेक्स में है। तो जब पीसीटी हमारी कॉर्टेक्स में है बेटा, तो यहाँ पर जो परासरण दाब रहेगा, याद रखिएगा, जो पीसीटी में परासरण दाब रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 300 मोलर ऑस्मोल पर लीटर। याद रखिएगा ये बात। क्यों, क्योंकि पीसीटी कहाँ है, कॉर्टेक्स में है। चेंज कहाँ होगा, मेड्यूला में। पीसीटी कहाँ है, कॉर्टेक्स में है, वलकुट में है। चेंज कहाँ से होगा, मेड्यूला में। तो पीसीटी में तो हमारा परासरण दाब हमेशा यही रहेगा। आ गई बात समझ में। एक और बात सुनो, इंपॉर्टेंट, कहीं लिख लेना ये जो मैं बातें अभी दोहरा रही हूँ। एक और बात ये है कि बेटा कभी कभी होता है ना कि हमारे पास विकल्प ना हो। जैसे मान लो किसी बच्चे को दाल पसंद नहीं है ना, और उस दिन घर पे दाल ही बनी है। गेट माय पॉइंट, उस दिन घर पे दाल ही बनी है और दाल, अब कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, ना नमकीन है, ना तुम कुछ बना सकते हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर के सारे मार्केट बंद है और तुम्हारे पास सिर्फ खाने को अभी दाल ही है, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्लिगेट, है ना, अविकल्पी अवस्था, है ना। तो पीसीटी समीपस्थ संवालित नलिका में एक चीज अविकल्पी होती है, वो है जल का पुनः अवशोषण। यानी कि तुम अपनी बॉडी में पानी पियो या ना पियो, तुम्हारी बॉडी में पानी है या नहीं है, लेकिन पीसीटी तो 70 से 80% पानी का पुनः अवशोषण करेगी ही करेगी। ये कैसी अवस्था हो गई, अविकल्पी। पीसीटी के पास कोई विकल्प नहीं है, तुम पानी पी रहे हो, मतलब तुम्हारे पास एक्चुअल में विकल्प नहीं है कि तुम्हारे पास पानी है या नहीं है, लेकिन तुम्हारी किडनी की जो पीसीटी है वो तो पानी का अवशोषण करेगी ही करेगी। ये लाइन कहीं लिख लेना, नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि
कि दिस इज वेरी क्लियर। क्लियर? तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कहां से लोगे? यहां से। पहली स्क्रीनशॉट, कोई भी छूटा होगा तो अपन देख लेंगे। सेकंड स्क्रीनशॉट एंड थर्ड स्क्रीनशॉट। यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, अपन देखेंगे कि क्या कहना चाह रही है। आ जाओ। अच्छा, एक और लिख लो भैया, ये वाली लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखते हैं कहाँ गया अपना पीसीटी का। अब वापस से मैं पढ़ा रही हूं। यह है नलिका। नलिका कौन सी? नलिका कौन सी? यह नलिका कौन सी? ये वाली नलिका, पीसीटी। ठीक है, यह नलिका घनाकार घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी हुई है। हमने भी ये बोला है। आ जाओ। यह उपकला, ये जो मतलब जो, सॉरी नाम भूल गई, देखो मैं। पीसीटी जो है वो अंदर से बनी हुई किसकी है? ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला से बनी हुई है। ये बात हमने बोली थी। जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि पंप भी वहां से होंगे, वहीं से आयन निकलेंगे, वहीं से जल निकलेगा, वहीं से स्रवण भी होगा। आई बात समझ में? लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व और 70 से 80% वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? एक मतलब, सुनो मेरी बात, अभी एक बार तुम वैद्युत अपघट्य छोड़ दो और हेनले लूप में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस चीज़ को अदरवाइज मत लेना, इसी वाले पार्ट का ही भाग है वैद्युत अपघट्य। मैं तुम्हें ढंग से समझाऊंगी। अभी मैं समझाऊंगी तो पहले वाला थोड़ा सा दिक्कत करेगा। गेट इट? तो अभी तुम याद रख लो ये शब्द, मैं डेफिनेटली समझाऊंगी। वैद्युत अपघट्य अभी आने वाला है हेनले लूप में। ठीक है, और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग के द्वारा होता है। नीट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। क्लियर दैट? ये हमने अभी कर लिया, ये हमने अभी कर लिया। ठीक है, समीपस्थ समलित नलिका शारीरिक तरलों को पीएच व आयनी संतुलन को इसमें बनाए रखती है। बनाए रखती है ना भाई। एक बार बताओ, जैसे कि ये मेरा क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो है मेरा बोमन्स कैप्सूल, है ना, बोमन्स संपुटिका। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये है मेरी कौन सी? पीसीटी। तो यहाँ से आयन गए, यहाँ से ग्लूकोज गया। मैं अभी किडनी हूँ, नेफ्रॉन हूँ, याद रखो, मैं भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये जो मेरे हेयर हैं, ये देखो, ये जो मेरे हेयर हैं, ये है मेरा ग्लोमेरुलर। ठीक है, और ये जो मेरे दोनों हाथ हैं, ये मेरी धमनिकाएं हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब जो यहाँ से निस्पंदन हुआ, यहाँ पर मेरे डिपॉजिट क्या हो गए? सारे आयन, जल, ये सब हो गए डिपॉजिट। अब एक बात बताओ, जब पीसीटी में सारी चीज़ें भर गई तो क्या वो हमेशा पूरी चीज़ें यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देगी क्या? मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि पीसीटी में या फिर समीपस्थ समलित नलिका में एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी क्षमता है जो कि आयनीय संतुलन को बनाए रखती है। कैसे? कैसे भाई? वो अपने बॉर्डर ब्रश उपकला से जो भी सामान नहीं चाहिए वो किसको दे देती है भाई? परिनलिका केशिका जाल को दे देती है, ले जा भैया रक्त के साथ तू बॉडी में फैला दे। ऐसे होता है। और जो उसके अंदर प्रोटॉन आयन, पोटेशियम आयन, या फिर हमारा क्या बचा था, अमोनिया जो है वो बचा रह गया। उसका क्या? उसको बचाने के लिए, उस आयनी संतुलन बनाने के लिए वो पोटेशियम, प्रोटॉन, अमोनिया, पोटेशियम आयनों का निस्यंद से स्त्रवण करती है बेटा। और अपना एक रह गया है बाइकार्बोनेट। तो क्या बोला मैंने? पोटेशियम आयनों का निस्यंद से स्त्रवण क्या हो रहा है? स्त्रवण हो रहा है। और बाइकार्बोनेट का। तो अब अपन वापस से अपना डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अपन देख रहे हैं हेनले लूप का कार्य। हेनले लूप का कार्य क्या है? ठीक है,
एक बार मैं डायग्राम बना लूँ बेटो, फिर बता रही हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, ये तो है पीसीटी, ये है अवरोही भुजा, ये है हमारी मोटी आरोही भुजा, और ये है पतली आरोही भुजा। ठीक है, और ये क्या है, हेनले लूप, हेनले लूप, और ये है हमारा डीसीटी। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब सुनो, हमने बोला था ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट था वल्कुट का, है ना, ये पार्ट जो है वल्कुट का है। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, ये पार्ट है तुम्हारा मेड्यूला का। यहां तक समझ में आई? मैंने कहा, मैंने क्या कहा, इधर देखो, मैंने कहा कि हमने बनाया है वल्कुट वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हमने बनाया है बोमन संपुटिका, पीसीटी, हेनले लूप की आरोही अवरोही भुजा, आरोही भुजा, इसमें ये मोटा वाला भाग है, ये पतला वाला भाग है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और उसके बाद में हम ये डीसीटी की बोल रहे हैं। तुम्हें ये भी पता है बोमन संपुटिका, पीसीटी, डीसीटी कहाँ होती है, वल्कुट में, और जो हमारा हेनले लूप होता है वो होता है मेड्यूला में। ये क्लियर बात है? तो मैंने ये मेड्यूला बना दिया, ये हमारा वल्कुट वाला पार्ट बना दिया। अब सुनो, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो परासरण दाब है वो कितना रहेगा, 300 मोल ऑस्मो पर लीटर। लेकिन मेड्यूला में ये चेंज होता रहता है, मेड्यूला में ये चेंज होता रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब सुनने के लिए तुम देखोगे अलग अलग भाग, ठीक है। यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि चीजें तुम्हें समझ में आ जाए प्रॉपर कि मैं कहना क्या चाह रही हूं। ये डन है? डन। अब सुनो, अब हम सिर्फ अवरोही भुजा ले रहे हैं, हेनले लूप की अवरोही भुजा, किसकी, हेनले लूप की, सिर्फ हेनले लूप की अवरोही भुजा ले रहे हैं, और अपन कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये है हमारा मेड्यूला, ठीक है, ये है हमारा मेड्यूला, पिरामिड वाला होता है ना भाई। अब ऐसे करेंगे तो अपन ऐसे, ये लो बना लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये हो गया तुम्हारा मेड्यूला वाला पार्ट, फाइन। अब इसके अंदर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास है यहां पर ये, सिर्फ मैं अवरोही भुजा बता रही हूं अभी। आप ये सोचो कि मैम मैं पूरा तो यहाँ पर होना चाहिए भाई, जो हेनले लूप है पूरी होनी चाहिए, आप सिर्फ ये वाला पार्ट बता रहे हो। तो सुनो, मैं पहले एक बार पूरा पार्ट बना रही हूँ। ये देखो, ये हेनले लूप है, ये पूरा हेनले लूप है। मैं तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा रही हूँ, ये वाला पार्ट नहीं दिखा रही, मैं तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट समझा रही हूँ। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? अवरोही भी बताऊंगी नेक्स्ट वाले में, लेकिन पहले आरोही को समझ लो, आरोही को समझ लो अच्छे से, ठीक है। इसको थोड़ा मोटा बना दूं अब, ठीक है, मोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना है। ये है तुम्हारी अवरोही भुजा, ठीक है, ये है तुम्हारी अवरोही भुजा। विजिबल है? अवरोही भुजा दिख रही है?
ये दिख रहा है, ठीक है। अब सुनो, अवरोही भुजा है, तुमने कहा मेड्यूला में जो मतलब जो परासरण दाब है, ऑस्मोलैरिटी है, वो बदलती रहती है, ठीक है। कैसे कैसे, अब देखो यहां से तुम्हें पता है, कलर चेंज कर लूं, यहां पर तुम्हें पता है पीसीटी से ये ऑस्मोलैरिटी कितनी रहेगी, 300 मोलर ऑस्मो पर लीटर रहेगी, ठीक है, ऑस्मो पर लीटर रहेगी। लेकिन ये धीरे धीरे जब आएगी, ठीक है, ये धीरे धीरे जब आएगी तो ये 400, ये अच्छा अभी अंदर की नहीं बताती हूँ, अभी बाहर की बताती हूँ, ठीक है। अभी मैं बाहर की बताती हूँ कलर चेंज करके, रुको कलर क्या लूँ, कलर क्या लूँ, ये ले लेते हैं। यहाँ पर 300 है, फिर 400 है, फिर 500 है, 700 है, 700 है, 900 है, 1000 है, और यहाँ तक आते आते 1200 हो जाएगी, किसकी, मेड्यूला की। कैसे, देखो यहाँ पर जब अपन अवरोही भुजा की बात करेंगे हेनले में, तो बात याद रखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अवरोही भुजा पानी के लिए पारगम्य है, और जो हमारे आयंस होते हैं उसके लिए अपारगम्य है, ठीक है। वाटर के लिए परमिएबल है, आयंस के लिए अपर्मिएबल है, इम्परमिएबल है, सॉरी, मतलब आयंस अब इसमें नहीं जा सकते, लेकिन वाटर बाहर जा सकता है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर जो परमिएबिलिटी है बेटा, बाहर कौन है, बाहर है अपने आयन, बाहर है आयन, और तुम्हें पता है ये आ रहा है पीसीटी से छनता हुआ, पीसीटी से छनता हुआ आ रहा है, पुनः अवशोषण आ रहा है, लेकिन उसका जो परासरण दाब है वो तो 300 ही है, चाहे कितना ही पुनः अवशोषण हो गया हो, कितना ही स्त्रवण हो गया हो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। यहाँ पर तुम्हें पता है जल है, क्यों, क्योंकि आगे जाके यूरिया बनाना है, तो जल पूरा तो लॉस्ट होगा नहीं, पूरा तो जल लॉस्ट होगा नहीं, तो जल यहाँ से तो आएगा ही आएगा। अब सुनो, मैंने तुम्हें कहा था कि जल आयन से प्यार करता है और आयन जल से प्यार करता है, मतलब बहुत अच्छे कपल हैं ये। जल बोलता है मैं आयन के बिना नहीं रह सकता, और आयन बोलता है मैं जल के बिना नहीं रह सकता। गेट इट, बाहर है आयन, अंदर है जल, बाहर है आयन और अंदर है जल, क्लियर दैट। तो यहां पर ये क्या करेगा, जो जल है वो आयंस को देखेगा और आयन को बोलेगा अरे बाहर तो, सॉरी यहां पर यहां पर 300 ही अभी है ना, 300 से, तो अरे जल देखेगा, जल बोलेगा अरे बाहर 400 आयन है, 400 वाला प्यार है, तो ये जल बोलेगा, इसका तो लगेगा कि अब तो मैं गया, तो जल जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। फिर वापस से जल आगे गया, जल ने देखा अरे आयन फिर 500 हो गए और मैं अभी 400 ही हूँ, तो ये 400 से फिर 500 पे आ जाएगा। मतलब जल जब तक बाहर जाएगा जब बाहर और अंदर की जो सांद्रता है बेटा वो इक्वल नहीं हो जाए। आई बात समझ में? जल जब तक बाहर रिलीज होएगा जब तक बाहर और अंदर की सांद्रता समान ना हो जाए। क्लियर दैट? आई बात समझ में? फिर जल बोला अरे बाहर तो 700 आयन है तो मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा, तो इसकी भी सांद्रता कितनी हो जाएगी? 700, दोनों इक्वल हो गए। फिर यहाँ पर जल आया, बोला यहाँ तो 900 है, फिर ये 900, ऐसे सेम टू सेम। और जैसे ही 1200 आया बेटा, किस पॉइंट का? जब ये आरोही में तब्दील होगी तो ये कितना हो जाएगा? 1200। लेकिन यहां से तुम्हें पता है जल भी निकल गया है। जब किसी लकड़ी में जिसमें तुम जल दे रहे हो, किसी प्लांट में तुम जल दे रहे हो और उसकी लकड़ी एकदम हरी भरी है, मोटी ताजी है, और तुम उसमें से जल निकाल लो, दैट मीन्स, या फिर हम कहें, हाँ ठीक है ये अच्छा एग्जाम्पल है, और हम कहें कि उसको हम बहुत तापमान दे रहे हैं और उसका जल सूखता जा रहा है तो लकड़ी सूख जाती है। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा हुआ कि जल निकलता जा रहा है, जल आयन से प्यार करता हुआ उसकी तरफ भागता हुआ निकलता जा रहा है, तो इस अवरोही भुजा में जल की कमी हो जाएगी।
जल की कमी हो जाएगी। दैट मीन जो ये लिक्विड है ना, जो ये कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि ये जो अंदर का जो ये लिक्विड है, द्रव है, ये कैसे हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। ठीक है, सांद्र अवस्था में आ जाएगा। यार जब वाटर निकाल लोगे तुम तो वो सांद्र ही रह जाती है ना, कोई चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है तो सांद्र हो गई, सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे तुम केमिस्ट्री लैब में जाते हो ना, H2SO4 कैसा चाहिए, सांद्र चाहिए कि तनु चाहिए, तनु होगा तो लिक्विड फॉर्म में होगा ज़्यादातर। आ गई बात समझ में। तो अवरोही भुजा में, हेनले लूप की अवरोही भुजा में यहाँ पर ये जो इसका जो वो है परासरण दाब है, ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। और ये जो भुजा है वो सांद्र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जल के लिए तो पारगम्य है, जल बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, लेकिन आयंस ना तो अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। तो जल बाहर निकलता जा रहा है तो ये क्या हो गया, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, सांद्र हो गया। आ गई बात यहाँ तक समझ में? क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन? क्लियर? अब सुनो मैं और क्या कहना चाह रही हूँ, अच्छे से सुनना कि अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब एक और बात, एक और अपन क्या लेंगे, स्लाइड लेंगे। अब अपन क्या करेंगे बेटा, हेनले लूप की अवरोही भुजा बनाएंगे। हेनले लूप की अपन क्या बनाएंगे, अवरोही। आरोही तो बना दी, चलो यहां लिख दो अवरोही भुजा किसकी है, हेनले लूप की। ठीक है, सेम ऐसे ही मेडुला बनाया, ये क्या है हमारी मोटी अवरोही भुजा, सॉरी आरोही भुजा। ये हमारी पतली आरोही भुजा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमने बोला कि यहां पर जो सांद्रता जो अवरोही से आई थी, चलो मैं इधर अवरोही भी बना देती हूं, ये लो। ठीक है, जो ये सांद्रता यहाँ पे 1200 तक पहुंच गई थी, ये जो सांद्रता यहाँ पर 1200 तक पहुंच गई थी, अब क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो ये हमारी आरोही भुजा है बेटा, ये आयन के लिए पारगम्य है और जल के लिए अपारगम्य है। आयन के लिए ये पारगम्य है, मतलब आयन से यहाँ पे आ जा सकते हैं, जल के लिए अपारगम्य, ना तो जल आ सकता है ना जल जा सकता है। तो यहाँ पर 1200 हो गई। बाहर कौन है, H2O है, अंदर कौन है, आयन है। आयन में क्लोरीन हो सकता है, हमारा सोडियम हो सकता है, ठीक है, हमारा कैल्शियम हो सकता है, कुछ भी आयन हो सकता है। जरूर तो नहीं सारे आयन बाहर चले गए हो, अवशोषित हो गए हो, कुछ आयन आ भी तो सकते हैं। अभी DCT भी तो काम करेगी, संग्रह नलिका भी तो काम करेगी, हेनले लूप भी तो कार्य करेगी। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, जब ये 1200 से गया, यहाँ पर था 900, यहाँ पर था अपना 800, यहाँ पर 700, यहाँ पर 600 और ऐसे ही हमारा यहाँ पर 300। ठीक है, यहाँ पर अपन 300 कर लेते हैं। अब देखो धीरे धीरे अब क्या हुआ, वाटर बाहर है, वाटर बाहर है, वाटर अंदर नहीं आ सकता, अंदर का वाटर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन आयन जो है वो बाहर जा सकते हैं। आयन जो है वाटर बाहर जा सकते हैं। बाहर क्या है, वाटर। आयन क्या बोलते हैं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मुझे भी बाहर आना है। ठीक है, तो यहाँ से सांद्रता कम होती जाएगी। अब एक और बात बेटा, ये जो पतली वाली जो आरोही भुजा है, जो ये पतली वाली जो आरोही भुजा है, ये यहाँ पर जो आयन होंगे वो निष्क्रिय रूप से गमन करेंगे, है ना। मतलब
पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, ये देख रहे हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर। और जो मोटी भुजा है यहाँ पर क्या होंगे, पंप होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पर क्या होगा, ये आयन कैसे जाएंगे, आयन जाएंगे हमारे सक्रिय रूप में, ये याद रखिएगा, ठीक है। नीट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी भुजा में सक्रिय तरीके से हो रहा है, कौन सी भुजा में असक्रिय तरीके से हो रहा है, भुजा के कौन से भाग में सक्रिय तरीके से हो रहा है, क्लियर दैट। तो क्लोरीन आया, क्लोरीन भी यहाँ से निकल लिया वाटर को देख करके, है ना। सोडियम आया, सोडियम भी यहाँ पर निकल लिया। आगे गए धीरे धीरे क्या हुआ, आयंस बाहर निकलते गए, लेकिन वाटर तो जो है वो तो है ही, आयन बाहर निकले ना, जो जल जो आ रहा है बेटा वो तो रहेगा ही, क्यों, आगे जाके यूरिन भी तो बनाना है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर तो हमारा जल निकल गया था और आयंस रह गए थे, यहाँ पर जल निकल गया था, आयंस रह गए थे, इसलिए ये कैसा हो गया था, सांद्र हो गया था, ये बात याद है। लेकिन यहाँ पर जब जाएंगे तो आयंस निकल रहे हैं, आयंस निकल रहे हैं और यहाँ पर जल रह जाएगा। तो जब आरोही भुजा की हम बात करें तो ये कैसे हो जाएगा, तनु हो जाएगा, ठीक है, डाइल्यूट रह जाएगा। और धीरे धीरे जब ये कम हो जाएगा, भाई अब पहले ये 900 हुआ तो वाटर, अरे बाहर जो जल है वो 900 है, अरे बहुत सारा वाटर है तो आयन निकल जाएंगे। फिर बोला 700 है तो बोला कम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 700, फिर यहाँ पर भी 600, 300, ऐसे करते करते ये 150 से 200 के बीच में रह जाएगा। क्या रह जाएगा, देखो यहाँ पर 300 से 1200 हुआ था, फिर ये 1200 से कम होता होता 150 से 200 पे आ गया। तो इसकी क्या हो रही है, परासरण दाब चेंज हो रहा है, इसका परासरण दाब चेंज हो रहा है। आ गई बात समझ में। और ये क्या हो रही है, तनुता दिखा रही है, क्यों, क्योंकि इसमें से आयन निकल रहे हैं लेकिन जल तो है ही। आ गई बात समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अवरोही भुजा भी हो गई, आरोही भुजा भी हो गई तुम्हारी। ये लो, पहले आरोही अवरोही भुजा का ले लो, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब असेंडिंग लिम्ब का ले लो, यानी कि आरोही भुजा। पतली भुजा पर जो आयंस बाहर जा रहे हैं बेटा वो निष्क्रिय रूप से जा रहे हैं, और मैं ये कह रही हूँ कि जो मोटी वाली लिम्ब है, जो मोटी वाली भुजा है, उसमें से आयन जो जा रहे हैं वो सक्रिय रूप से जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या, क्लियर हो गई बात, आ गई समझ में, आ गई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आगे बढ़ो, तुम्हारी बुक क्या कह रही है, हेनले लूप अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेनले लूप में क्या हो रहा है, आरोही भुजा, आरोही भुजा की बात कर रहे हैं, नहीं इधर वाली है ना, आरोही भुजा की बात कर रहे हैं, यानी कि इधर वाली, ठीक है, आरोही भुजा इसकी बात कर रहे हैं। याद रखना कौन किसके लिए पारगम्य है, नीट में क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए मैंने अच्छे से बताया। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है, पीसीटी में सबसे ज्यादा पुनरावशोषण होता है, और आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो। यह भाग मध्यांशनी की मेड्यूला, मध्यांशनी की मेड्यूला लिख देती हूं, के उच्च अंतराकाशी तरल यानी कि हायर इंटरशियल फ्लूइड की परासरणता के नियम, यानी कि ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 या 300 मोलर ऑस्मो पर लीटर है, ठीक है, उससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बदलता रहता है ना, 1200 चल जाता है, फिर 100, 150, 200 चल जाता है, तो यानी उसकी परासरणता दाब चेंज हो रही है ना, उसके नियमन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, हेनले लूप, क्लियर दैट। हेनले लूप की अवरोही भुजा, हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है। अवरोही भुजा अपारगम्य होगी क्या, क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों, अवरोही भुजा जल के लिए हमेशा पारगम्य होती है, ठीक है, जल के लिए हमेशा पारगम्य होती है, यही मैंने बताया। आ जाओ, अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है और आयंस के लिए अपारगम्य है, क्लियर दैट।
परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से धीरे धीरे पारगम्य हो जाती है। जब वैद्युत अपघट्य होता है, वासा रेक्टा वाला, अभी आएगा आपका टॉपिक, डोंट वरी, बिल्कुल घबराने का नहीं है, अभी जो मैं समझा रही हूँ उस पर फोकस करो। बिलीव एंड फोकस, ये दो शब्द याद रखोगे ना बेटा, खुद पर विश्वास और अपना ध्यान जो तुम्हें लगाना है वो एकदम फोकस होकर के करना है, हमेशा पास हो जाओगे, हमेशा आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी हमारी बात वैद्युत अपघट्य पे नहीं है, अभी हमारी बात है हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है या अपारगम्य, तो पारगम्य है, ठीक है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद को सांद्र करती है। हमने क्या बोला है, आ जाओ, अवरोही भुजा नीचे जाते हुए जो लिक्विड है उसको क्या कर रही है, सांद्र कर रही है, यही बोला मैंने, है ना, सांद्र कर रही है। एक मिनट बेटा, मैंने यहां पर अवरोही लिख दिया है ना, आरोही लिखना है। हाँ आरोही है ना, ये आरोही है, ठीक है। मैंने कहा ये कैसे कर दिया मैंने। फिर आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, यही बोला है हमने। आरोही भुजा जल के लिए क्या होती है, लिखा है मैंने कहीं पर, आयंस के लिए पारगम्य है, जल के लिए अपारगम्य है। आगे बात क्लियर। और वैद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय द्वारा और निष्क्रिय रूप से करती है। जो अवशोषण है वो कैसे कर रही है, सक्रिय भी कर रही है और निष्क्रिय रूप से भी कर रही है। अभी हमने बोला है, आ जाओ, यहां पर कैसा हो रहा है, निष्क्रिय रूप से अवशोषण हो रहा है, बाहर जा रहे हैं ना, निष्क्रिय रूप से जा रहे हैं। यहां पर पंप हो गए तो सक्रिय रूप से जा रहे हैं। आ गई बात, यहां तक किसी को समस्या, निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे वैद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद डाइल्यूट हो जाता है। हमने क्या बोला है, जैसे जैसे ये सांद्र ऊपर की तरफ जाता है ये धीरे धीरे क्या होते हैं, आयंस निकलते जाते हैं और ये जो लिक्विड था वो कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर तो रह जाता है लेकिन आयंस बाहर की तरफ अवशोषित हो जाते हैं। आ गई बात समझ में कि कब अपन सांद्र बोलेंगे, कब अपन तनु बोलेंगे, ठीक है, कब अपन सांद्र बोलेंगे और कब अपन निस्यंद तनु बोलेंगे। क्लियर दैट। अब आ जाओ डीसीटी पे। एक बार स्क्रीनशॉट वापस से लेने के लिए बोल रही हूँ बेटा, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जहां आरोही अवरोही भुजा लिखा है कहीं पर तो उसको वापस से क्लियर कर लेना, ठीक है। आ गई बात। अवरोही भुजा हेनले लूप, यहाँ पर सांद्र रहेगा, जल के लिए पारगम्य रहेगी लेकिन आयंस के लिए अपारगम्य रहेगी, ठीक है। फिर हमने बोला आरोही भुजा में यहाँ पर सांद्र था, ये है अपनी अवरोही भुजा और ये है अपनी आरोही भुजा। मोटी है पतली है, पतली वाली जगह निष्क्रिय रूप से होगा अवशोषण और यहाँ पर सक्रिय रूप से अवशोषण होगा। यहाँ पर जो हमारा लिक्विड है वो कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा और यहाँ पर कैसा रहेगा, सांद्र। क्लियर दैट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाओ, अब अपन पढ़ेंगे डीसीटी और संग्रह नलिका भी आएगी इसमें, आएगा देखो, संग्रह नलिका भी आएगी और ये वाला पार्ट जो है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मैं एक साथ पढ़ा दूंगी, डीसीटी को भी और संग्रह नलिका को। इसके लिए अपन ले लेंगे एक स्लाइड। अब देखो क्या करेंगे, अब अपन बनाएंगे, देखो यहाँ पर तुम्हें मैं एक बार वो बना रही हूँ, ठीक है, ये अपना वोमन संपुटी का, ये अपना पीसीटी, ठीक है, ये अपना पीसीटी, फिर ये अपना हेनले लूप। यहाँ तक का काम अपन को पता लग गया है ना। अब अपन को देखना है डीसीटी और जो संग्रह नलिका है उसका कार्य क्या है। ये हो गई हमारी संग्रह नलिका और ये हो गई डीसीटी, ठीक है। अब अपन को इन दोनों का काम देखना है कि आखिरकार इन दोनों के काम हो कैसे रहे। क्लियर दैट। अब देखो एक और स्लाइड ले लेती हूं, यहां पर मैं बना रही हूं संग्रह नलिका और ये है डीसीटी
ये हेनले लूप और आगे तुम समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मेन मुद्दा है अपना डीसीटी का। अब तुम्हें पता है पुनः अवशोषण अपना सबसे ज़्यादा हुआ है पीसीटी में, न्यूनतम पुनः अवशोषण हुआ है अपना किस में, आरोही भुजा में, है ना। अब हमारे साथ क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब देखो जो ब्लड, जो यूरिन, मतलब जो हमारा यूरिन है, मतलब वाटर और आयंस मिलकर के यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर कंडीशन है, तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि जो पीसीटी है बच्चों, जो हमारी समीपस्थ संवालित नलिका है, वो क्या करती है, तुम पानी पियो या ना पियो, वो तो जल का पुनः अवशोषण करेगी 70 से 80%, ये बात हमने बोली थी। लेकिन इन केस ऑफ डीसीटी में जो नियमन होता है बेटा, जो नियमन हो रहा है द्रव का, वो होता है बिल्कुल कानून और कायदे से, बिल्कुल कानून और कायदे से। भाई हमारी बॉडी को बचाना है ना, किडनी हमें क्या करती है, हेल्प करती है, करती कि नहीं करती। यदि यही हमारे साथ पंगा ले ले तो फिर कोई दिक्कत है ना। तो किडनी बोलेगी कि यार जब पीसीटी ने इतना माथाफोड़ी कर दिया कि वो जब पानी हो या ना हो तो भी अवशोषण करेगी, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं होने दे सकता, नहीं तो इंसान तो गया, है ना। तो डीसीटी आया भैया, डीसीटी बोला कि किडनी मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इस चीज़ में। डीसीटी जो है बेटा, पहली कंडीशन है यदि तुम कम पानी पी रहे हो, तुमने कम पानी पिया है, तुमने पानी कम पिया है या तुम्हारी बॉडी में पानी की जो मात्रा है वो कम है, उस समय क्या करेगा डीसीटी, पानी कम होगा तो पुनः अवशोषण जो होगा बेटा वो ज़्यादा होगा, ये याद रखना। कम पानी पिया है, पुनः अवशोषण ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ये डीसीटी है बेटा। डीसीटी में भी उपकला है, डीसीटी में भी उपकला है, यहाँ पर भी पंप होंगे, यहाँ पर भी पंप होंगे। देखो कम पानी पिया है, पुनः अवशोषण ज़्यादा है, उस दौरान क्या होगा, यहाँ पर अपने पास क्या है, सोडियम है, यहाँ पर अपने पास कैल्शियम है, क्लोरीन है, जल है। भाई आयंस तो आएंगे ना, अवशोषण तो हो ही रहा है, ऐसा थोड़ा ना कि हर चीज़ एक साथ पीसीटी में निकल गई। ज़्यादा पुनः अवशोषण करती है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि कंप्लीट पुनः अवशोषण करती है। भाई ये वाले पार्ट्स भी तो कुछ काम करेंगे। तो क्या होता है जब कम पानी पिया और पुनः अवशोषण ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय एक हार्मोन कार्य करता है बेटा, उस समय एक हार्मोन कार्य करता है और उस हार्मोन का नाम है एडीएच हार्मोन। क्या नाम है, एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ, हिंदी में लिख दूंगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक, नहीं गलत लिख दिया ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है बेटू, जब तुम पानी कम पियोगे या तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी होगी, पुनः अवशोषण ज़्यादा होगा, कौन हार्मोन काम करेगा डीसीटी पे, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कार्य करेगा। क्या करेगा, डायूरेटिक हार्मोन पुनः अवशोषण को बढ़ा देगा, डायूरेटिक हार्मोन पुनः अवशोषण को बढ़ा देगा, और ये क्या करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ये भी जाएगा, है ना, ये भी जाएगा, ये भी निकल जाएगा, इसका स्त्रवण हो जाएगा। क्लियर दैट, आई बात हमें। एडीएच ने क्या किया, इसके पुनः अवशोषण को बढ़ा दिया, और इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, तुम्हारा यूरिन कम आएगा। जब तुम पानी कम पियोगे तो यूरिन भी कम आएगा, क्यों, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है ना। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यूरिन कम आएगा, है ना। भाई शुशु कम आएगा ना जब पानी, नहीं तो यदि मान लो पानी की कमी है और तुम बार बार मूत्र जा रहे हो मूत्र निष्कासन के लिए, तो बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। तो हमारा डीसीटी क्या करता है, इस चीज़ का नियमन करता है विद द हेल्प ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन की वजह से
वो कहता है कि नहीं रुको, जिस पर्सन ने यदि पानी कम पिया है उसका पुनः अवशोषण तो ज़्यादा करो लेकिन यूरिन को कम बहाओ। इसी के साथ जो संग्रह नलिका है बच्चों, उस पे यहाँ पर क्या होते हैं, इसको बोलते हैं एक्वापोरिन। ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा ना तुमने, ये है एक्वापोरिन। यहाँ से भी क्या होता है, पुनः अवशोषण शुरू हो जाता है। यहाँ पर लगेंगे पंप, यहाँ पर लगेंगे पंप और यहाँ पर लगेगा एक्वापोरिन। याद रखिएगा, संग्रह नलिका में एक्वापोरिन लगता है एडीएच के द्वारा, एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर पंप एक्टिव हो जाते हैं डीसीटी पे, ये याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, आई बात समझ में। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है ज्यादा पानी पिया है। ज्यादा पानी पिया है तो पुनः अवशोषण जो है वो कम हो जाएगा। एडीएच हार्मोन जो है वो काम नहीं करेगा क्योंकि एक्टिव ही नहीं हो रहा है, ये यहां पर है ही नहीं, एब्सेंट है। एब्सेंट है तो जो डीसीटी है यहां से जो ये जा रहा है, ठीक है, अरे मैंने गलत बना दिया ना, ठीक है, ये डीसीटी में खुलता है ना हेनले लूप। यहां से अब वाटर ज्यादा पानी पिया है तुमने तो यहां पर पुनः अवशोषण कम होगा। वाटर हमेशा आराम से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एडीएच हार्मोन है ही नहीं, इसको नियमन करने के लिए कोई पंप ही एक्टिव नहीं है। पंप एक्टिव नहीं है, संग्रह नलिका पर भी कोई एक्वापोरिन एक्टिव नहीं है, तो दैट मीन्स हमारे को आराम से बहुत सारा यूरिन आएगा, बहुत सारा मूत्र आएगा। आई होप कि तुम्हें डीसीटी और संग्रह नलिका का कार्य भी समझ में आ गया कि कार्य करना कैसे। क्लियर दैट, है ना, कि हमने बोला ज़्यादा पानी पिया है तो पुनः अवशोषण कम होगा। पुनः अवशोषण कम होगा, कोई एडीएच हार्मोन आया ही नहीं है क्योंकि एक्टिव ही नहीं हुआ है। एक्टिव नहीं हुआ है तो कोई जो हमारे पंप है वो भी एक्टिव नहीं है, ना एक्वापोरिन एक्टिव है, तो आराम से ये क्या कर रहा है, डायल्यूट होता जा रहा है और शूशु बाहर निकलता जा रहा है। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में, आराम से फ्लो आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो अपनी बुक में क्या कहा जा रहा है, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कह रही है। दूरस्थ संवलित नलिका यानी कि डीसीटी, ठीक है। विशिष्ट परिस्थितियों में, तो एक और बात मैं तुम्हें वो भी बता दूं एक, ठीक है, तुम वैद्युत अपघट्य, वैद्युत क्या था नाम, एक बार मैं हिंदी में देख लूं, वैद्युत अपघट्य है ना, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का क्या मतलब होता है बच्चों, देखो जैसे ये हेनले लूप है, हेनले लूप है और ये तुम्हारी वासा रेक्टा है। वैसे ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा लेकिन मैं तुम्हें अभी समझा देती हूँ क्योंकि बहुत बार वैद्युत अपघट्य आ गया और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसी पार्ट में वैद्युत अपघट्य समझाऊंगी ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैम हमें सिर्फ बातें कर रही है बाकी समझा नहीं रही, ऐसा नहीं हो। ये है तुम्हारा वासा रेक्टा, ये है तुम्हारा हेनले लूप। देखो तुम्हें पता है यहां से पीसीटी से जो तरल है वो इधर की तरफ बहेगा और फिर यहां से ऊपर की तरफ बहेगा, लेकिन यदि तुम रक्त की बात करो तो रक्त यहां से आता है यहां पर, आई बात समझ में। अब सुनो, यहां पर देखो कोई तरल बह रहा है इधर की तरफ और एक तरल बह रहा है इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गए। जब एक समय में दो कोई करंट, ये करंट ही एक तरह से है ना, एक कोई फ्लो हो रहा है, कोई गमन हो रहा है और वो दो अलग अलग दिशा में हो रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग दिशा में फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो निकालते हैं अपन वो निकालते हैं वैद्युत अपघट्य के द्वारा। यहाँ पर भी ऐसा है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर वैद्युत अपघट्य अपन निकाल सकते हैं हेनले लूप और वासा रेक्टा में। ये समझाऊंगी तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, बस मैं तुम्हें वैद्युत अपघटन सिखा रही थी कि मतलब क्या है। आ जाओ आप अपनी बुक क्या कह रही है। विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम जल का पुनरावशोषण इसी भाग में होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में यानी कि जल की कमी है कि जल ज़्यादा पिया है। आगे विशिष्ट
जो भी परिस्थितियां हैं। दूरस्थ संवालित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन व पीएच को बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनर्अवशोषण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, आ जाओ इधर बता दूं। डीसीटी जो है, ठीक है, ये क्या करती है, यहां पर बेटा पुनरावशोषण हम कह रहे हैं ज्यादा हो रहा है तो ये बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करेगी। पुनरावशोषण ज्यादा हो रहा है तो बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण करती है कौन, डीसीटी। ठीक है, दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा या उसके संतुलन के द्वारा पीएच को बनाए रखती है और बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण एवं प्रोटॉन आयन का और पोटेशियम और अमोनिया का चयनात्मक स्त्रवण भी करती है। आ जाओ, हमने क्या बोला, सोडियम और जो भी हमारा क्या है बाइकार्बोनेट है उसका तो क्या होगा, पुनरावशोषण, और पोटेशियम और जो हमारा क्या है इधर प्रोटॉन जो है उसका करेगी स्त्रवण। आ गई बात समझ में? अरे ठीक है, अमोनिया का स्त्रवण करती है, हो गया तुम्हारा डीसीटी। अब देखो तुम्हारी संग्रह नलिका क्या करती है। संग्रह है नलिका, यह लंबी नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। ठीक है, वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग में फैली हुई है, ये तो डायग्राम में भी दिख रहा है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र व करने के लिए, देखो सांद्र कर रही है यानी कि कॉन्सेंट्रेट कर रही है, तो जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित होता है, यानी कि क्या हो रहा है, पुनर्अवशोषण हो रहा है। कब हो रहा है, जब अपन कम पानी पिएंगे। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, संग्रह नलिका में मूत्र क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। ठीक है, यूरिया के कुछ भाग को कहाँ ले जाता है, ये मेड्यूला तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा प्रोटॉन और पोटेशियम आयनों के चयनात्मक स्त्रण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद द हेल्प ऑफ एडीएच। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्या क्या किया आज हमने देखा कि जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल है या फिर हम कहें कि जो हमारी वृक्क की नलिका है उसके हमने 4 भाग देखे, बोमन संपुटिका, ठीक है, और ग्लोमेरुलस भी है होता है, लेकिन वो हमने बोला था किसमें, निस्पंदन में भाग ले रहे थे। लेकिन पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और संग्रह नलिका का जो पार्ट का जो कार्य था वो आज हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। किस तरीके से रेगुलेशन होता है, नियमन होता है, किस तरीके से कहाँ पुनरावशोषण हो रहा है, कहाँ स्रवण हो रहा है, डीसीटी क्या कर रही है, पीसीटी क्या कर रही है, कहाँ पर विकल्प है, कहाँ पर अविकल्प है। डीसीटी में विकल्प होता है, क्यों, पानी की कमी है और पानी की कमी नहीं है तो वो विकल्प चूज करेगी, तब डीसीटी काम करेगी। लेकिन पीसीटी में कोई विकल्प नहीं होता, अविकल्पी जल का अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा, जल का पुनरावशोषण होता है अविकल्पी, कहाँ, पीसीटी में। डीसीटी में क्या होता है, विकल्प की जरूरत नहीं है, वहाँ पर मतलब वहाँ पर विकल्पी है, विकल्प है क्या, पानी कम है कि पानी ज़्यादा है। क्लियर दैट? इस तरीके से अपना भाग 4 भी हो गया है। फिर मिलेंगे पार्ट 5 के साथ में, जिसमें मैं आपको वैद्युत अपघट्य के बारे में भी समझाऊंगी। जब तक धन्यवाद।